अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है स्पेलिंग। प्राइमरी क्लासेस में जब उस्ताद बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हो तो स्पेलिंग एक बहुत बड़ा मसला होते हैं। बच्चों को स्पेलिंग याद किस तरह करवाए जाएं और स्पेलिंग की गलतियां हैं किस तरह दूर की जाएं ताकि अंग्रेज़ी बच्चों की बेहतर से बेहतर हो सके। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलते हैं नाजरीन, किसी भी जुबान को सीखने के अमल के दौरान में वोकैबुलरी या ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत अहम अंसर होते हैं। जिस तरह उर्दू अल्फाज की इमला दुरुस्त होने की अहमियत है कि उर्दू दुरुस्त होगी, इसी तरह अंग्रेजी अल्फाज की स्पेलिंग की दुरुस्ती जो है उसकी अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं है। अंग्रेजी बेहतर बनाने के लिए स्पेलिंग का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी क्लासेस में बच्चों की स्पेलिंग की गलतियां अगर दूर ना की जाए तो वो उनकी आदत बन जाती है और ये आदत बड़ी क्लासेस में बच्चों के लिए मसाइल का सबब बनती है। साथ ही असातिज़ा के लिए उन बड़ी क्लासेस में बच्चों की अंग्रेज़ी को बेहतर बनाना और उनके स्पेलिंग को बेहतर बनाना एक चैलेंज बन जाता है। स्पेलिंग की बेहतरी के लिए एक उस्ताद क्या कर सकता है? स्पेलिंग की बेहतरी का पहला कदम क्या है? बच्चों की रीडिंग और राइटिंग को बेहतर बनाना। बच्चा जब रीडिंग सही करेगा, तलफ़्फ़ुज़ सही करेगा, प्रोनंसिएशन सही करेगा और तो फिर वो सही लिखेगा। जब सही लिखेगा तो स्पेलिंग की गलतियां कम से कम होंगी। तो सबसे पहला कदम यह है कि बच्चों को आवाज़ें सिखाई जाएं, हुरूफ की साउंड्स सिखाई जाएं और यही साउंड्स के ज़रिए वो अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ करेगा, प्रोनंसिएशन करेगा और जब प्रोनंसिएशन करना सीख जाएगा, साउंड्स के ज़रिए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ करना सीख जाएगा तो उसकी रीडिंग बेहतर बनेगी और रीडिंग जब बेहतर बनेगी तो ऑटोमेटिकली राइटिंग बेहतर बनेगी और राइटिंग में स्पेलिंग की गलतियां कम से कम होंगी। यानी बच्चों में बेहतरी की तरफ पहला कदम क्या है कि बच्चों को हुरूफ की आवाज़ें और उन आवाज़ों के ज़रिए तलफ़्फ़ुज़ करना, अल्फाज का प्रोनंसिएशन करना सिखाया जाए। अगर बच्चा अंग्रेजी हुरूफ की आवाज़ें और फिर उनके ज़रिए अल्फाज का प्रोनंसिएशन जब तलफ़्फ़ुज़ करना सीख जाता है तो उसके लिए अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी की रीडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे कि अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी में पहले है ए, तो एक बच्चे को समझाया जाए कि जब ए अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में तो ये दो किस्म की आवाज़ देता है। एक ये है कि एक साउंड देता है आ की आवाज़, जिस तरह है CALL काल, TALL टाल, BALL बाल, ALL आल, तो ये आ की आवाज़ देता है यहाँ पे। और यही ए जब दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल होता है तो वहाँ ए की आवाज़ देता है, जिस तरह BAT बैट, CAT कैट, RAT रेड, तो यहाँ पे ए की आवाज़ दी है उसने। तो ये बच्चे को अगर ये पता हो कि ए की कौन कौन सी आवाज़ है और अल्फाज में क्या क्या आवाज़ें उसकी इस्तेमाल होती हैं तो वो जो है प्रोनंसिएशन उसकी बेहतर होगी, तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी रीडिंग बेहतर होगी और रीडिंग बेहतर होगी तो राइटिंग बेहतर होगी और राइटिंग बेहतर होगी तो स्पेलिंग की गलतियाँ कम से कम होंगी। तो सबसे पहला जो कदम है वो यही था। दूसरा कदम ये है कि आप बच्चे के जो है स्पेलिंग बेहतर बनाने के लिए आप छोटे छोटे हम आवाज अल्फाज इकट्ठे करें, राइमिंग वर्ड्स जिनकी आवाजें आपस में मिलती जुलती हैं, जिनमें एक सिलेबल आता हो। पहला जो स्टेप है कि आप क्या है मोनोसिलेबल, जिनमें एक सिलेबल आता हो ऐसे अल्फाज जो है आप अलग करें। अब सिलेबल की से क्या मुराद है? सिलेबल से मुराद ये है कि एक लफ्ज या लफ्ज का वो हिस्सा जिसमें कम अज कम एक वाउल मौजूद हो उसे सिलेबल कहते हैं। एक लफ्ज या लफ्ज का वो हिस्सा जिसमें कम अज कम एक वाउल मौजूद हो वो सिलेबल कहलाता है। जिस तरह डॉग, फ्रॉग, फॉग, लॉग, ये मोनोसिलेबल भी हैं और राइमिंग भी हैं, हम आवाज भी हैं। इस तरह किंग, रिंग, सिंग, ये मोनोसिलेबल भी हैं और साथ क्या है ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं। तो ऐसे अल्फाज पहले जो है बच्चे को याद करवाए जाएं। ये राइमिंग होने की वजह से जो है बच्चे शौक से याद करेंगे और साथ मोनोसिलेबल होने की वजह से इनका याद करना आसान होगा।
اور اس طرح سپیلنگ یاد کرنے کی پاور بڑھتی ہے۔ دوسرا اب ڈائس لیبل، جس میں وہ لفظ جس کے 2 حصے ہو سکیں اور ہر حصے میں کم از کم ایک واؤل موجود ہو، اسے ڈائس لیبل کہتے ہیں، یعنی 2 سلیبل والا۔ جس طرح ہے جی انڈیکس، نیپکن، پبلک، کیبن، باسکٹ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹرائس لیبل، ایسے الفاظ جن کے 3 حصے ہو سکیں اور ہر حصے میں کم از کم ایک سلیبل کیا ہے، ایک سلیبل ہو، یعنی ایک واؤل ہر حصے میں موجود ہو۔ جس طرح کہ ہمارے پاس ہے جی فینٹاسٹک، فینٹاسٹک اور کلاسیکل۔ اسی طرح ہے ہمارے پاس آکٹوپس، سپٹمبر، کیپیٹل، میگنیٹک۔ یہ ٹرائس لیبل ہیں، 3 سلیبل والے جو ہیں۔ یہ تیسرا قدم ہے، یعنی مونوس لیبل، اس کے بعد ڈائس لیبل اور پھر ٹرائس لیبل۔ اس کے بعد 4 لیبل بھی ہوتے ہیں، یعنی جن میں 4 حصے کیے جا سکتے ہیں لفظ کے اور ہر حصے میں کم از کم ایک جو ہے وہ واؤل موجود ہوتا ہے۔ جس طرح ہے جی کانٹیننٹل، کانٹیننٹل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایکیڈیمک، اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ 4 لیبل والے ہیں۔ اب یہ تو ہے کہ آپ بتدریج مونوس لیبل، ڈائس لیبل، ٹرائس لیبل، 4 لیبل، یہ آپ الفاظ جو ہیں اس طریقے سے یاد کرائیں گے تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح جو بڑے الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ اکٹھا یاد کرنے کے بجائے ان کو سلیبلز میں آپ بانٹ دیں، تو جن کی بھی مشکل سپیلنگ ہوتے ہیں ان کا سلیبلز میں بانٹ کے جو ہے آسانی کے ساتھ بچے سے وہ سپیلنگ یاد کروا سکتے ہیں۔ ساتھ یہ ہے کہ بلند آواز سے بچوں سے جو ہے سلیبل یہ سپیلنگ پڑھوایا جائے، سلیبلز میں تقسیم کر کے بلند آواز سے پڑھائیں گے اور کہلوائیں گے دوسروں سے تو آسانی سے یاد ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ بار بار لکھوائیں، ساتھ بار بار لکھوانے سے بھی جو ہے سپیلنگ جو ہے وہ یاد ہو جاتے ہیں اور بھولنے کے امکان کم ہوتے ہیں۔ جب آپ بچوں کو کوئی بھی عبارت لکھواتے ہیں انگلش کی یا آپ ان کو الفاظ مشکل لکھواتے ہیں تو ان میں جو سپیلنگ کی غلطیاں ان کی ہوتی ہیں آپ ان کو سرکل کریں، غلطیوں کی نشاندہی کریں اور وہ درست کر کے دوبارہ لکھوائیں۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کلاس میں بچے تو آپ غلطیوں کی نشاندہی کریں اور نشاندہی کر کے آپ دوبارہ درست کر کے لکھوائیں۔ اس طرح جو ہے سپیلنگ کی غلطیاں کم سے کم کی جا سکتی ہیں اور انگلش کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری کچھ تجاویز تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے مزید بات مختلف موضوعات پہ کریں گے۔